अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमने एंडो वाला ख़त्म कर लिया है। अब हम पढ़ेंगे ब्लड। अच्छा, ब्लड जो है आपका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उतना ही ज़्यादा थोड़ा ये ट्रिकी है, ठीक है। इसके चलें आपसे जो है ना रेड ब्लड सेल्स वाले तो आपसे डायग्नोस हो जाएंगे, जो कि लेकिन जो वाइट ब्लड सेल्स वाले होते हैं वो बहुत ही अजीब से, मतलब जो ल्यूकीमिया वगैरह है उनके बहुत टफ से जो है ना सिनेरियोज बनती होती हैं। सो आप इसको साथ साथ करें। हमने इस पर थोड़ा टाइम लगाएंगे ताकि हम इसको समझें और समझने के बाद हमारा डायग्नोसिस इजीली हो। काफ़ी आपके ना पूरी बुक में है ना, जो अगर हम बात करें कि लैब जो डायग्नोसिस होती है वो एक तो एंडो की इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो ब्लड की है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको वैल्यूज़ भी याद रखनी होती हैं। एल्दो आपसे वैल्यूज़ जो है वो पूछते नहीं हैं, ठीक है। इवन वो आपको रेफरेंस रेंज भी दे देती हैं, लेकिन फिर भी आपको आनी चाहिए क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि वो आपको नॉर्मल रेंज नहीं देते और सिर्फ पूछ लेते हैं कि अपना डायग्नोसिस बताएं, हमने फ़लाँ फ़लाँ जो है ना लैब टेस्ट आपको दे दी है, सीबीसी रिपोर्ट आपको दे दी है। सो इसी वजह से हम ये रीड करेंगे कि हमारी जो सीबीसी होती है वो किस तरह से रीड करती होती हैं, उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है मालूम होनी चाहिए कि नॉर्मल है, और हम किस तरह से पिक कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ अगर एबनॉर्मल होगी तो कौन सी डिजीज़ होगी या कौन सा अनीमिया होगा। अच्छा, अगर हम बात करें आपके ब्लड की, तो ब्लड में जो है आप कितने कंपोनेंट्स होते हैं आप पढ़ के आई हैं। फर्स्ट में दोबारा बात करती हूँ कि एक तो होते हैं इसके अंदर RBCs होते हैं, सेकेंड आपके होते हैं वाइट BCs होते हैं, थर्ड आपके होते हैं क्या प्लेटलेट्स होते हैं, ठीक है। हमने ये कंपोनेंट्स पढ़ने हैं इसके। अब हम बात करें अगर आपकी इसके कितने कितने ज़्यादा होते हैं, तो ये आपने याद रखना है कि जो प्लेटलेट्स होती हैं उनकी कंसनट्रेशन आपने मस्ट याद रखनी है। वो होती है 150 to 450,000 पर माइक्रोलीटर, ठीक है। मतलब अगर मैं इसको खोल के लिखूँ सपोज करें तो ये आपके 150,000 से 450,000 तक हो पर माइक्रोलीटर, ठीक है। ये नॉर्मल होगी इसकी। अब इसमें नॉर्मलिटीज़ वगैरह होंगी वो हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे ल्यूकीमियाज़ वगैरह पढ़ेंगे, ठीक है, तब इसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा है। उसके अलावा इतनी खास नहीं है इसकी। हम बात करते हैं वाइट ब्लड सेल्स की। अगर वाइट ब्लड सेल्स देखिए तो इसकी काउंट क्या होती है आपको अच्छे से याद भी होगी। पहले हम पढ़ते हैं जैसे कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, फिर हम पढ़ते हैं काउंट कितना होता है इसका। अच्छा, वाइट ब्लड सेल्स में जो चीज़ें आती हैं वो आती है लिम्फोसाइट्स आते हैं, ठीक है, इसके अंदर। इसके बाद क्या आते हैं मोनोसाइट्स आते हैं। लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स होते हैं वो नॉन ग्रेनुलोसिटिक होते हैं, जबकि हमने पढ़ा था कि जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं, ठीक है, बेसोफिल्स होते हैं, ठीक है, और इयोसिनोफिल्स होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं ग्रेनुलोसिटिक होते हैं, ठीक है। ये हमने पढ़े थे। अच्छा, अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर, बस जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये याद रखनी है कि वाइट ब्लड सेल्स काउंट कितना होता है। तो वाइट ब्लड सेल्स काउंट जो आपकी बॉडी के अंदर होता है वो ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, वो हम करते हैं याद। वो होता है 4.8 से लेकर 10.8 थाउजेंड पर माइक्रोलीटर। अगर मैं इसे खोल के लिखूँ तो क्या बनेगा, अगर हम इसको 5 कर दें, हम इसको पूरा पूरा याद करते हैं तो समझ लें कि आपका 4 to 11 कर लें या 5 to 11 कर लें, मर्जी, लेकिन 4 to 11 इस ठीक है। तो 4000 से लेकर 11,000 तक पर माइक्रोलीटर आपके क्या होते हैं वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद कंसंट्रेशन जो हम बात करते हैं कि लिम्फोसाइट्स की कितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है, तो वो हम कर लेते हैं लिम्फोसाइट्स की, ठीक है, सिर्फ लिम्फोसाइट्स की। तो लिम्फोसाइट्स की कंसंट्रेशन होती है वो होती है 1.2 से लेकर 3.4 थाउजेंड पर माइक्रोलीटर। खोल के अगर मैं लिखूँ सपोज करें तो ये बनती है आपकी 1200 से 3400 तक, ठीक है। मतलब 1000 से लेकर 3000 तक जो होती है वो क्या होती है वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, बस इतना सा याद रखना है। मेन हमारा आता है सीबीसी रिपोर्ट, ठीक है, सीबीसी। अच्छा, बाकी इनकी कंसंट्रेशन जो है वो याद नहीं रखनी, वो बिल्कुल इतनी अनइम्पॉर्टेंट सी है, बस अपने 2 याद रखने थे, ये आपने कर ली, ये भी मैं वाइट ब्लड सेल्स के अंदर काम आएंगे। अगर हम बात करें RBCs की, RBCs के लिए हम एक ब्लड टेस्ट करवाते हैं, कंप्लीट ब्लड काउंट करवाती होती हैं, इसमें आपकी कंप्लीटली चीज़ें आ जाती हैं। अब कौन कौन से नॉर्मल रेंजेस होती हैं ब्लड के अंदर वो हम कर लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि RBCs की कंसंट्रेशन कितनी होती है बॉडी के अंदर या ब्लड के अंदर कितनी कंसंट्रेशन होती है। तो ये आप याद कर लें, मेल के और फीमेल के लिहाज से अलग अलग होती है। आपको पता है कि जो मेल होती है उनमें थोड़ी सी ज़्यादा होती है, जबकि जो फीमेल्स होती है उनमें थोड़ी सी कम कंसंट्रेशन होती है। कितनी होती है मेल के अंदर, वो आपकी बिग रॉबिन्स के अंदर टेबल बना होगा, वहाँ से आप कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जो है उन्होंने 10⁻³ लिखा हुआ है, वहाँ पे 6 कर लें आप, ठीक है, थोड़ा सा रॉन्ग है, पर माइक्रोलीटर, ठीक है। तो ये 4.35 to 5.9 है। और अगर हम फीमेल की बात करें तो 3.5 से लेकर ये तकरीबन 5 तक होती है मिलियंस पर माइक्रोलीटर, ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसको नॉर्मल अगर हम देखें, हमें याद नहीं हो सपोज करें, हमने सिर्फ और एक क्विक अंदाज़ा लगाना है कितने, तो आप ऐसे कर सकती हैं कि मेल के अंदर है 4 to 6
फीमेल के अंदर है 3 to 5, बस इतना से याद कर लिए भी आपके लिए बहुत है। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं आरबीसीज़ का लेवल तो हो गया, हम बात करते हैं हीमोग्लोबिन की लेवल की कि वो कितना ज़्यादा होता है ब्लड के अंदर। तो वो होता है मेल की अगर बात करें तो ये होता है 13.6 से लेकर 17.2 ग्राम पर डेसीलीटर, कंसनट्रेशन जो इसकी होती है वो इतनी होती है। अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन की फ़ीमेल के अंदर तो 12 to 15 ग्राम पर डेसीलीटर, फीमेल्स में कम होता है, ठीक है, और मेल में ज़्यादा होता है क्योंकि मेंस्ट्रुएशन में भी लॉस होता है ब्लड का। अच्छा, अगर हम इसको नॉर्मल याद करें कि किस तरह करना है तो आपने करना है कि 13 to 17 मेल, ठीक है, और फीमेल की बात करें तो 12 to 15, ठीक है, आप इसको याद रख लें अच्छे से, ग्राम पर डेसीलीटर। तो आप बताएं कि हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन हमने क्विक रिवीजन करनी होती है। अगर हम किसी भी पेशेंट के देख रहे होते हैं, सीबीसी रिपोर्ट देख रहे होते हैं तो हमने फटाफट से ना हीमोग्लोबिन का लेवल देखना होता है। अगर वो सपोज करें कि फीमेल है, उसमें 8 हो गया, उसमें 5 हो गया, 6 हो गया, इसका मतलब ये कि वो सीवियर एनीमिक की फॉर्म में है, तो हम इससे अंदाज़ा लगा लेते हैं कि पेशेंट एनीमिक है या नहीं एनीमिक, ठीक है। तो ये आपने याद कर लिया और आपके जब डायग्नोसिस आती होती है तो ये वैल्यू देती होती हैं आपको। अच्छा जी, अब नेक्स्ट कुछ ऐसी बातें आ रही हैं जो ये आपको बातें ऑलरेडी पता थी, याद भी होंगी। आगे जो कुछ बातें आ रही हैं वो आपके लिए थोड़ी नई न्यू बातें हैं और आपने वो याद भी रखनी है क्योंकि आपके डायग्नोसिस में लाजमी आती होती हैं। आगे लेवल है हेमाटोक्रिट लेवल, ठीक है, HCT या हेमाटोक्रिट लेवल, वो कितना होता है। मेल में जो होता है हेमाटोक्रिट लेवल वो होता है 39 to 49 और फीमेल के अंदर होता है 33 से 43। अच्छा, अभी हेमाटोक्रिट लेवल होता क्या है, मतलब मैं बता तो रही हूँ कि हेमाटोक्रिट है। अच्छा, आपको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए क्योंकि आपकी बेसिक जो है ना वो होनी चाहिए। आपको अगर सीबीसी रिपोर्ट ही पढ़ने नहीं आती तो आप किसी खाते के डॉक्टर नहीं हैं, ठीक है। तो सीबीसी रिपोर्ट और उसके बारे में जो एनालिसिस होते हैं वो लाजमी आपको आना चाहिए, इसलिए मैं बताती हूँ। अच्छा, HCT क्या होता है, अब हमने कह दिया, ये वो होता है अगर सपोज़ करें मैं ब्लड का लेती हूँ 1 मिलीलीटर लेती हूँ, सपोज़ करें, ठीक है, 1 मिलीलीटर मैंने ब्लड ले लिया, ये इतना ब्लड ले लिया मैंने, और इसके अंदर जो है वो काफ़ी सारे सेल्स हैं। मैंने 1 मिलीलीटर जो है ना वो वॉल्यूम ले लिया ब्लड का, ठीक है। लेने के बाद जब मैंने इसको देखा तो इसमें मैंने आपको बनाए हैं 4 सेल बनाए हैं, आरबीसीज वाले बनाए हैं। बाकी जो होते हैं वो वाइट ब्लड सेल्स वगैरह वो चीज़ें भी होती हैं, बाकी जो कंपोनेंट होते हैं ब्लड का वो भी है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इसका अंदाज़ा लगाऊँ तो इसका मतलब ये है कि इसमें 40% जो है ना वो आरबीसीज हैं, इस वॉल्यूम के अंदर 40% आरबीसीज हैं। तो यही परसेंटेज जो हम शो करते हैं उसे कहते हैं हेमाटोक्रिट लेवल। और देखिए मेल के अंदर है 40 करीब करीब होगा आसपास, 39 to 50 तक, मतलब इनमें ज़्यादा होता है, और फीमेल थोड़ा कम होता है तो 33 to 43। या अगर आपने याद करना है तो आप याद कर सकती हैं कि 40 to 50 कर लें, ठीक है, और 30 to 40 कर लें। मीन जो होता है ना वो तकरीबन 40 ही होता है, ठीक है। आपको समझ आ गई हेमाटोक्रिट लेवल क्या होता है। परसेंटेज होती है ब्लड की 1 मिलीलीटर के अंदर कि कितनी परसेंटेज है आरबीसीज के अंदर। इस तरह हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी पेशेंट के अंदर वो कम तो नहीं हो गया। गॉट इट। अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट क्या चीज़ है नेक्स्ट है आपका रेटिक्यूलोसाइट्स। रेटिक्यूलोसाइट्स क्या होते हैं, जो नए नए सेल्स बन के बोन मैरो, सपोज करिए ये बोन मैरो है, ठीक है, तो वो प्रोड्यूस करी है नए नए सेल्स। आने के बाद जो है ना वो 1-2 दिन नए सेल्स रहती हैं और फिर वो बड़े हो जाती हैं, मीन वो मेच्योर कर जाती हैं। लेकिन जैसे ही वो रिलीज़ होती हैं तो वो कहलाते हैं इमेच्योर सेल्स, इमेच्योर आरबीसी। इसमें कुछ ना कुछ आपने पढ़ा होगा कि ये रेटिक्यूलोसाइट्स जो होते हैं फर्स्ट में पढ़ के आए हैं कि कुछ ना कुछ रेमिनेंट्स रह जाते हैं न्यूक्लियस के, उसके बाद वो ठीक हो जाते हैं और फिर वो बिल्कुल मेच्योर हो जाता है, ठीक है। इसे हम कहते हैं रेटिकुलोसाइट्स। जो नए नए बन के आ रहे होते हैं वो शो कर रहे होते हैं कि जो बोन में एक्टिविटी हो रही है, बोन में जो आरबीसी प्रोड्यूस हो रहे हैं वो ठीक हो रही है या नहीं हो रही, सपोज करें, ठीक है। तो रेटिकुलोसाइट्स काउंट जो नॉर्मल होता है वो होता है 0.5 to 1.5%, मतलब ब्लड के अंदर आरबीसीज की परसेंटेज में देखिए अगर, तो उसमें 0.5 to 1.5% जो होता है ना वो रेटिकुलोसाइट्स पे काउंट होता है, ठीक है। अगर सपोज करें किसी पेशेंट के अंदर जो है ना ये काउंट बहुत ही कम हो, सपोज 0.2% से भी कम हो जाए, इसका मतलब ये है कि बोन मैरो के अंदर मसला है, बोन मैरो जो है वो बना नहीं रहा सेल्स, ठीक है। समझ आ गई इस बात की। अगर ये 1.5 से बहुत ज़्यादा है तो इसका मतलब है ये कब होगा, जब एक पेशेंट को एनीमिया है या फिर समझ लें कोई पेशेंट हाई एल्टीट्यूड पे गया है तो उसको जो है ना ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई है, तो फिर भी ये नॉर्मल फंक्शन नहीं है, ठीक है। इसको हम हाई कंसंट्रेशन, हाई होगा अगर तो हम नॉर्मल ही लेते हैं। लेकिन अगर सपोज नहीं बहुत ही ज़्यादा हो जाए, बहुत ही ज़्यादा हो जाए, 20% से ऊपर हो जाए, तो फिर हम कहते हैं इसको, ये कब कंडीशन आती है, जब है ना जब है ना लुकीमिया वगैरह होता है, मीन कैंसर हो जाए, ठीक है, ब्लड का कैंसर कह दें हम, तो अगर कैंसर हो जाए तो बहुत ज़्यादा ये प्रोड्यूस कर सकता है। इससे हम अंदाज़ा अच्छे से लगा सकते हैं कि बोन मैरो का फंक्शन कैसे चल रहा है। समझ आ गई इस बात की। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। आपने ये बातें अच्छे से याद रखनी है, बीइंग अ गुड डॉक्टर आपको ये बातें आनी चाहिए और वैसे भी ब्लड पढ़ने के लिए आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट हम करते हैं, आपका है मीन सेल वॉल्यूम।
हम सारी की सारी आरबीसीज की ही बात करेंगे इसके अंदर, ठीक है। मीन सेल वॉल्यूम। अब मीन सेल वॉल्यूम क्या होता है? मीन सेल वॉल्यूम ये है कि अगर ये सपोज करें आरबीसीज हैं, ठीक है, ये आरबीसी एक सेल है, ठीक है, आरबीसी एक है, तो इसमें जो होती है इसकी, अगर हम बात करें इसकी एवरेज वॉल्यूम की, तो एवरेज वॉल्यूम कितना है? एवरेज वॉल्यूम कितना है? सो इसका एवरेज वॉल्यूम अगर हम नॉर्मल सपोज करें ऐसे और ऐसे हमने किया, इसका वॉल्यूम एवरेज निकाल लिया, तो इसका एवरेज वॉल्यूम कितना निकलता है? वो होता है आपका 82 से लेकर 96 तक फेम्टोलीटर। अच्छा, अब ये मेल फीमेल के लिहाज से अलग नहीं होगा, जाहिर सी बात है भाई, एक सेल अगर मेल में होगा, आरबीसी एक फीमेल के अंदर होगा, तो छोटा बड़ा तो नहीं होगा ना, साइज़ तो इक्वल होंगे। तो ये जो होता है दोनों में एक होता है। अगर आपने इसको याद रखना है तो ये करें 8200 कर लें, ये ईजी है आपके लिए, फेम्टोलीटर। इतना जो है ना एवरेज वॉल्यूम होता है आरबीसी का। अब बात ये है, अगर ये इतना है तो इसका मतलब ये है कि ये नॉर्मोसिटिक है। नॉर्मोसिटिक का मतलब है नॉर्मल साइज़ का सेल है, नॉर्मल वॉल्यूम का सेल है। अगर ये 80 से कम हो जाए, ठीक है, 80 से कम हो जाए, आपके पास कोई सीबीसी रिपोर्ट आती है, उसमें मीन सेल वॉल्यूम जो दिया हुआ है, अपने फटाफट से रिपोर्ट देखिए, उसमें मीन सेल वॉल्यूम जो है वो 80 से कम आया है, तो जी आप बहुत अच्छे डॉक्टर हैं अगर आप ये बता दें कि इसको जो है ना माइक्रोसिटिक अनीमिया हुआ है। माइक्रोसिटिक का मतलब है छोटे सेल हो गए हैं, ये थे नॉर्मल, ठीक है, ये थे नॉर्मल थे, ये अब जो है ना छोटे हो गए हैं, तो माइक्रोसिटिक अनीमिया हो गया, ठीक है। आप फ़ौरन से बता सकते हैं सीबीसी रिपोर्ट देख के। अगर जो है आपका ये जो लेवल है ये बढ़ जाए, ठीक है, 100 से जो है ना ऊपर हो जाए, फेम्टोलीटर से ज़्यादा हो जाए इसका मीन सेल वॉल्यूम, तो जी ये क्या होगा आपका? मैक्रोसिटिक अनीमिया। आपने अब देखें, इतना बड़ी बात है ये कि आपने ये बता दिया कि मैक्रोसिटिक है, मैक्रोसिटिक है। अब दोनों की जो कॉजेज़ हैं वो डिफरेंट है, हम फर्दर पढ़ेंगे इंशाल्लाह कौन कौन सी कॉजेज़ होती हैं कि आयरन डिफिशिएंसी अनीमिया हो जाएगा, मैक्रोसिटिक होगा, माइक्रोसिटिक होगा। मैक्रो कब होगा? जब विटामिन B12 की डिफिशिएंसी होगी। अब देखें, आपने मैक्रोसिटिक कह दिया तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास दो ऑप्शन रह गए हैं कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है या फिर फोलेट की डेफिशिएंसी है। फिर हम फर्दर इन्वेस्टिगेशन करवा लेंगे तो उसमें कंफर्म हो जाएगा कि इसको मेन किस चीज़ का मसला है। तो ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है सीबीसी रिपोर्ट, और आपको इतनी ज़्यादा अहमियत है इसकी पढ़ने की, इसको याद रखने की। सही है, ये समझ आ गई आपको। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट हमारा कौन सा है? अच्छा, अब है आपकी मीन कॉर्पुस्कुलर हीमोग्लोबिन, ठीक है, मीन कॉर्पुस्कुलर हीमोग्लोबिन, ये मीन सेल हीमोग्लोबिन भी कहते हैं इसको। ये क्या होता है कि मीन, आपने लिखना कैसे? मीन MCH लिखा होता है आपकी ब्लड रिपोर्ट के अंदर। तो MCH क्या होता है? मीन सेल हीमोग्लोबिन जो होती है ना, वो ये होती है, सपोज करें हमने हर चीज़ देख ली, हमने उसकी पहले देखा, काउंट देखा तो वो नॉर्मल था, फिर हमने रेटिकुलोसाइट देखा तो वो भी ठीक था, फिर हमने हीमोग्लोबिन देखा तो वो भी ठीक था, फिर हमने मीन सेल वॉल्यूम देखा तो वो भी ठीक था। अब हम ये देख रहे हैं इस सेल के अंदर, ठीक है, साइज़ तो नॉर्मल है, वॉल्यूम तो नॉर्मल है, लेकिन जो हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस हो रही है अंदर वो नॉर्मल है या नहीं है। मीन सेल के अंदर कितना जो है ना हीमोग्लोबिन लेवल है, कितना हीमोग्लोबिन है। सो ये होता है आपकी एक सेल के अंदर 27 से लेकर 33 तक पाइकोग्राम में, ठीक है, 27 टू 33 तक जो है ना इसका नॉर्मल लेवल होता है कि इसका मीन कॉर्पुस्कुलर हीमोग्लोबिन या मीन सेल हीमोग्लोबिन। अच्छा, अगर या फिर अगर आप याद रखना है तो आप 30 भी याद रख सकते हैं, मीन जो इसको निकलेगा 30 ही होगा ना, तो उससे आप याद रख लेंगे क्या होगा। अच्छा, अब बात ये है कि अगर तो इसमें है नॉर्मल है, तो इसका मतलब ये कि नॉर्मल है, तो नॉर्मल को हम कहते हैं नॉर्मोक्रोमिक, कि उसके अंदर कंसंट्रेशन हीमोग्लोबिन की है वो नॉर्मल है। अगर ये हो जाए ज़्यादा, मीन आपकी जो ये HB जो हीमोग्लोबिन लेवल है वो 33 से बहुत ज़्यादा हो जाए, इसे हम कहते हैं हाइपरक्रोमिक। इसके इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है हाइपरक्रोमिक के, लेकिन मेन जो प्रॉब्लम होता है वो हाइपोक्रोमिक के होते हैं। कि सपोज करें कि आपका एक सेल है, एक तो वो छोटे साइज़ का बन रहा है, माइक्रोसिटिक भी है, सपोज करें ये प्रॉब्लम भी है, एक तो वो माइक्रोसिटिक भी है, छोटा भी है, ये सपोज करें नॉर्मल है तो एक छोटा भी हो गया है, साथ इसमें हीमोग्लोबिन जो थी वो इतनी ज़्यादा थी, ठीक है, इसमें हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन बहुत ही कम हो गई है, तो इसको हम कहते हैं हाइपोक्रोमिक। सही है, तो हाइपोक्रोमिक अगर आपके MCH जो है वो 27 से कम आ रहा है तो हम कह सकते हैं इजीली कि सपोज करें यहाँ पे जो है वो 80 से कम आया तो हमने कहते हैं जो सेल है वो मैक्रोसिटिक है। फिर हम कह देते हैं कि ये जो लेवल आ रहा है MCH लेवल आ रहा है वो 27 से कम, हम कहते हैं हाइपोक्रोमिक भी है। मेन पेशेंट का जो मेन मसला कहाँ पे आ रहा है, मेन मसला ये है कि उसका हीमोग्लोबिन सिंथेसाइज नहीं हो रहा।
तो आपको है ना सेल्स कैसे नज़र आती हैं, सेल्स नज़र आते हैं कि ये अगर सेल्स हैं तो इसके इर्द गिर्द जो है हीमोग्लोबिन होता है, नॉर्मल तो फुल होता है ना, रेड होता है, लेकिन इसमें इर्द गिर्द होता है जब सेंट्रल पेल नस मिलती है, इस तरह सेल मिलते हैं, सेंट्रल पेल होता है इस तरह, क्योंकि इसमें इसके अंदर हीमोग्लोबिन की जो है ना कंसंट्रेशन कम हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब आगे आपका आ गया है एक और फीचर जो कि बिल्कुल इसी तरह से ये आप कहेंगे कि ये हम क्यों पढ़े हैं, MCHC, ये क्या चीज़ होती है, मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। अच्छा, अब कंसंट्रेशन क्या होती है, ये आप याद रख लें कि इसकी जो वैल्यू होती है 33 से लेकर 37 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। ये था हमने किया था MCH एक सेल के अंदर, लेकिन MCH हम करते हैं कुछ ज़्यादा सेल्स के अंदर। आप ऐसे समझ लें कि अगर सपोज करें मैं एक डेसीलीटर लेती हूँ वॉल्यूम, ठीक है, उस डेसीलीटर के अंदर जितने भी सेल्स RBCs आए हैं, जितने भी RBCs आए हैं, उन सब का मैंने हीमोग्लोबिन लेवल जो है ना वो कंसंट्रेशन चेक कर ली है। जो वो कंसंट्रेशन आई है उसे हम कहते हैं ये, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है HB/HCT, मीन जो HCT हमने निकाला था, हीमेटोक्रेट लेवल निकाला था, उसको हीमोग्लोबिन के लेवल से डिवाइड करना होता है, डिवाइड करके वापस ये वैल्यू होती है। खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये बहुत बड़ी बात हो गई है, लेकिन मेनली अपनी बात याद रखनी है कि ये एक सेल का है, ये जो होता है थोड़े ज़्यादा सेल्स का होता है, और मेन सेल हीमोग्लोबिन कंसनट्रेशन ले रही होती है एज अ होल। ज़रूरत नहीं है कि एक सेल में प्रॉब्लम है तो मे भी बाकी सेल्स ठीक हों, तो हमने एक कलेक्टिवली देख लेना होता है कि भाई ये नॉर्मल है या नहीं है, तो ये मेनली इसी को शो कर रहा होता है, ठीक है, ये इसे कहते हैं मीन सेल हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन। अच्छा, नेक्स्ट आपका एक और है जो कि इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करवा देती हूँ, मे भी कहीं MCQs या कुछ भी, या आपके टीचर पूछ सकते हैं, ये एक्स्ट्रा बात है लेकिन आपके नॉलेज में होनी चाहिए। इसे हम कहते हैं रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विथ। अच्छा, हमें ना एक सपोज करें कि हमने ना सेल्स ले लिए हैं, ठीक है, सपोज करें हमने इतने सेल्स ले लिए हैं, ठीक है, इसमें है ना RBCs जो है ना स्प्रेड किए हुए हैं, तो ये मीन सेल वॉल्यूम होता है, रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन होती है कि सपोज ये सेल डिस्ट्रीब्यूट है, ये सेल डिस्ट्रीब्यूट है, हम एक फिल्म लेंगे तो ऐसी बात है उसके बीच में डिस्टेंस नॉर्मल होगा ना, इतना इतना डिस्टेंस होगा, एक फिक्स डिस्टेंस होगा कि इतने एक यहाँ पड़ा है तो दूसरा यहाँ पड़ा होगा, तीसरा यहाँ पड़ा है, चौथा यहाँ पड़ा, नॉर्मल है। अगर इसमें अब ऑपोजिट है, अगर RCDW बढ़ जाए, क्या मतलब कि ये सेल यहाँ पे था, ये सेल यहाँ पे था, ठीक है, अभी नॉर्मल था, अगर RBCs कम हो जाएंगे तो ऐसे बात है कि यहाँ पड़ा होगा, यहाँ पड़ा होगा, दूर दूर हो जाएंगे ना, कहीं होंगे, तो इसका मतलब ये है कि रेड सेल डिस्ट्रीब्यूशन जो विड्थ है वो बढ़ गई है। जब ये बढ़ गई है, डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ गई है RBCs के अंदर, इसका मतलब ये है कि इसमें RBCs कम हो गए हैं, RBCs कम हो गई हैं, इसका मतलब ये है कि पेशेंट क्या है, एनीमिक है, ठीक है। ये मोस्टली हम बातें नहीं होती, हमें ऊपर से डायग्नोस हो जाता है, लेकिन फिर भी एक काफ़ी सारे टेस्ट हैं तो मैंने आपको सब कुछ बता दूँ एक साथ ही कि क्या क्या इसकी होती है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें नॉर्मल सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ की, नॉर्मल कितनी होती है वैल्यू, इसकी होती है 11.5 से लेकर 14.5 तक। अब RCDW में जो ना मेन मसला होता है क्या, मेन मसला ये होता है कि जैसे आपके RBC जैसे ये पहले थे इस साइज़, सपोज करें इस साइज़ के थे, ठीक है, ये साइज़ के थे, तो आप खुद सोचें कि इतने साइज़ के थे तो इसमें डिस्टेंस कितना था, कम था। अगर छोटे हो जाएं, ठीक है, तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, मेन चीज़ यही होती है, ठीक है, ये कम हो जाएं। तो आपने इसको याद रखने के लिए ये बात याद रखनी है कि रेड सेल डिस्टेंस विड्थ जो होती है, अगर वो ज़्यादा हो जाए तो अनीमिया होता है, ठीक है, वो कोई भी अनीमिया हो सकता है, और अगर ये डिस्टेंस कम हो जाए तो इसका कोई इतना डायग्नोस्टिक पॉइंट नहीं है, कम होता ही रहता है, क्योंकि जब हम कहीं जाते हैं किसी पेशेंट को अनीमिया हो जाए तो पीछे से जो बोन है वो सिंथेसाइज करता है, सिंथेसाइज ज़्यादा सेल्स करेगा तो रेड सेल डिस्टेंस विड्थ जो होती है वो कम हो जाती है। अच्छा जी, एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट आप ये याद रख लें, अभी याद रख लें कि जो नॉर्मल हम लोग होते हैं, ठीक है, जो बड़े हो जाते हैं, उनमें होता है अल्फ़ा-2 बीटा-2 जो होती हैं, ठीक है, और ये 96% HbA जो होता है 96% होता है। इसमें कौन सी चेंज होती हैं, अल्फ़ा-2 और बीटा-2 होती हैं चेंज। फिर होता है HbF जो कि फीटस के अंदर होता है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, इसमें कौन से होते हैं, अल्फ़ा-2 और गामा-2 होते हैं, और ये तकरीबन अगर हम बड़े हो जाएं तो बड़ों में 1% होता है ये HbF, ठीक है। हीमोग्लोबिन की बात करें, 3 किस्म की हीमोग्लोबिन होती हैं। अगर हम बात करें कि HbA2 की बात करें, HbA2 में अल्फ़ा-2 और डेल्टा-2 होता है। ये कितना नॉर्मल होता है हमारे अंदर, 2% 2 या फिर 3% होता है तकरीबन, ठीक है, ये होता है। अच्छा, ये नॉर्मल लेवल्स है। अगर सपोज करेंगे किसी पेशेंट के अंदर बीटा चेन की सिंथेसिस नहीं हो रही, ठीक है, बीटा की सिंथेसिस नहीं हो रही, अल्फा तो सबके अंदर है, बीटा की सिंथेसिस नहीं हो रही, और वो पेशेंट जो है ना, मतलब बच्चा था पहले वो बड़ा हो रहा है, तो उसमें क्या होगा, क्योंकि उसमें ये जो HbF है यही रहेगा ना, ठीक है, क्योंकि बीटा-2 तो बन नहीं रहा, तो फिर HbF बनता रहेगा। तो अगर कंसनट्रेशन HbF की ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि हमारी नॉर्मल प्रोडक्शन नहीं हो रही हीमोग्लोबिन की, सही। ये हमारी बात की बात है, थैलेसीमिया के अंदर वगैरह हम पढ़ते होते हैं इस चीज़ को, वहाँ पर डायग्नोस्टिक, लेकिन मैं थोड़ा सा बता दूँ आपको कि नॉर्मल लेवल क्या
होता है इसका, ठीक है। इसके अलावा आप एक और याद रखें कि ESR जो होता है वो शो करता है इन्फेक्शन को। नॉर्मल कितना होता है 0 to 20 जो होता है, MMR होता है इसमें, ठीक है, MMR जो 0 to 20 होता है। अच्छा, ये आपकी कंप्लीट CBC वाला रिपोर्ट हो गया सारा, ठीक है, आपको कंफर्म से सब कुछ याद भी हो गया है। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वो होगा एनीमिया पे। मेन हमारा RBCs पे टॉपिक होंगे, हमारे जितने भी एनीमियाज होते हैं वो पढ़ेंगे, और उनके साथ साथ हम डायग्नोसिस भी करते जाएंगे ताकि आपको अच्छे से जो है ना वो याद हो जाए। चलें जी, माशाल्लाह से आप एक बहुत ही अच्छे डॉक्टर बन गई हैं 4th ईयर में आके, क्योंकि आपको CBC रिपोर्ट पढ़नी आ गई है। ये आपके सामने रिपोर्ट आई है किसी पेशेंट की, आपके घर वालों मतलब घर वालों में से किसी की भी CBC रिपोर्ट हो सकती है, तो आपने कैसे पढ़ना है, आपको ये बेसिक चीज़ है। अब हमने सारे जो है ना वैल्यूज़ कर ली हैं। अब हम देखते हैं रिपोर्ट हमारी। अब हमने क्या देखना है, सबसे पहले हम देखते हैं वाइट ब्लड सेल काउंट कितना है। वाइट ब्लड सेल काउंट जो उन्होंने दिया हुआ वो दिया हुआ 8.5 और मल्टीप्लाई 10 की पावर 3000 है, मतलब पर माइक्रोलीटर। सो हमने नॉर्मल क्या पढ़ी थी, आपको याद होना चाहिए, हमने पढ़ी थी तकरीबन 4 to 11। सो ये क्या है, नॉर्मल है, हमारे नॉर्मल रेंज में आ गई। तो वाइट ब्लड सेल्स नॉर्मल है, इसका मतलब ये है कि हर एक चीज़ कोई इन्फेक्शन नहीं है, लिम्फोसाइट्स नहीं बढ़े हुए, हर एक चीज़ ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे इसके ऊपर, ये वाला हमने नहीं पढ़नी, ठीक है, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई ख़ास आपको ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी। हम बात करते हैं RBCs की। सो RBCs हमने वैल्यू किसी इसमें आपको नज़र आ रहा है कि ये वैल्यू कितनी है, 3.49 मिलियंस पर माइक्रोलीटर। और हमने कितना किया था, हमने किया था कि RBCs का लेवल मेल में होता है तकरीबन 4 to 6 और फीमेल में था तकरीबन 3 to 5 या 3.5 to 5। अब यहाँ पे क्या 3.59 अगर तो है ये फ़ीमेल की, तो तकरीबन ठीक है, थोड़ा नॉर्मल लेवल ठीक है इसका। लेकिन अगर ये मेल की है तो ये काफ़ी लो है इसके अंदर। हम बात करते हैं काफ़ी लो तो नहीं, मतलब मेल के लिहाज से लो है ये। हम बात करते हैं HB की, तो HB में देखें इसमें 9.9 है। हमने कितनी की थी HB मेल में 13 to 17 की थी, और फीमेल कितनी की थी, फीमेल में 12 to 15 थी। तो ये 9 है, इसका मतलब ये है कि इसको एनीमिया है, ये हीमोग्लोबिन लेवल लो है। आगे हम करते हैं HCT क्या था, हमने कहा था हेमाटोक्रिट लेवल जो था वो कितना था, वो था 39 to 49 और फीमेल में था 33 to 43, ठीक है। हमने क्या कहा था कि एक चीज़ क्या होती है, परसेंटेज होती है कि कितनी परसेंटेज है RBCs की 1 मिलीलीटर के अंदर, ठीक है। तो उन्होंने परसेंटेज के अंदर दी हुई है 29.3 दी हुई है। इसका मतलब ये है कि ये भी लो है, जब ऊपर से हर एक चीज़ लो आ रही है, ठीक है, तो ये भी लो है। अच्छा जी, आगे हम करते हैं MCV से हमें पता चल जाएगा कि ये जो है ना माइक्रोसिटिक है या मैक्रोसिटिक है। अब हमने MCV किया तो वो हमने किया था कि 82 to 96। अब हमने MCV देख लिया तो ये तकरीबन नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल। इसका मतलब ये है कि इसका मसला नहीं है, साइज़ का मसला नहीं हुआ, वो नॉर्मल साइज़ है, नॉर्मोसिटिक है। अगर हम बात करें MCH की कंसनट्रेशन कितनी ज़्यादा होगी, तो हमने बात की थी कि MCH जो था हमारा वो नॉर्मल था 27 से लेकर 33 पाइकोग्राम, ठीक है, PG लिखा हुआ है। सो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 28.4। तो आपको ये पता चल रहा है कि यहाँ पे ये नॉर्मल है। तो HB कंसनट्रेशन भी नॉर्मल है, मीन सेल वॉल्यूम भी नॉर्मल है। अगर हम बात करते हैं MCSC की बात करते हैं तो वो कितना है 33 to 33.8। तो हमने नॉर्मल कितना किया था 33 to 37 किया था। सो ये भी तकरीबन लोअर लेवल पे हैं बट नॉर्मल है। फिर RDW किया था हमने, डिस्टेंस की बात की थी, मैंने कहा था कि 11.5 से लेकर 14.5 तक है, ये भी नॉर्मल है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपके हैं प्लेटलेट। तो प्लेटलेट काउंट देखते हैं कि इसका प्लेटलेट नॉर्मल है या नहीं है। तो ये क्या है 304,000 पर माइक्रोलीटर। सो ये भी नॉर्मल है, क्योंकि नॉर्मल हमने कहा था कि 150 to 450,000 है, ठीक है। और लास्ट में है मीन प्लेटलेट वॉल्यूम है, तो वो हमने नहीं किया था, तो हमने ये कर लिए थे। सो आपने रिपोर्ट देख ली है और आपको ये रीड करनी भी आ गई है। तो अपने घर में किसी ने RCBC करवाई है तो लाजमी वो रिपोर्ट देखें, एक दफ़ा पढ़ें, ताकि आपको ये अच्छे से वैल्यूज़ याद रहें। वैसे नॉर्मली जो होता है नॉर्मल वैल्यूज़ दी होती हैं रेंज, लेकिन बीइंग अ डॉक्टर मैं अगेन कह रही हूँ कि आपको वैल्यूज़ का पता होना चाहिए।